भारत में साल 2027 की जनगणना में एक काम नहीं किया जाएगा। दरअसल ये काम पहली बार है जो नहीं किया जाएगा, वो है जनगणना के दौरान जो आवारा लोग हैं, भिखारी लोग हैं, उनका डेटा कलेक्ट नहीं किया जाएगा और इसको लेकर बाकायदा केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो क्वेश्चनेयर है उसमें से भी इस सवाल को बाकायदा हटा दिया गया है, यानी इस पर मेहनत बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। और उसके पीछे की जो वजह बताई गई, साल 2011 के अंदर जो जनगणना की गई थी उसमें महज 3.8 लाख लोग ही ऐसे पाए गए जिन्होंने खुद को भिखारी और आवारा बताया था। तो ऐसे में इस साल सरकार ने, यानी 2027 की जनगणना में सरकार ने इस सवाल को ही हटा दिया है। भिखारी और आवारा लोगों को नहीं गिना जाएगा, उनका डेटा अलग से कलेक्ट नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, दिल्ली। 4 अगस्त 2026 ये वो तारीख थी जब एयर इंडिया का विमान AI 2379 अचानक डाउन हो गया था। 300 फीट डाउन हुआ था 35,000 फीट की ऊंचाई से। उसके बाद तमाम ऐसे फैसले लिए गए जिसमें जो पायलट हैं उनको डोप टेस्ट कराने को लेकर के अनिवार्यता जो है वो जाहिर की गई। लेकिन अब सरकार का एक बड़ा प्लान है और ख़ासतौर पे नागरिक उड्डयन मंत्रालय का, जिसमें डोप टेस्ट को अनिवार्य कराने की बात की जा रही है। ये सिर्फ एयर इंडिया के लिए नहीं होगा बल्कि तमाम एयरलाइंस के लिए होगा, जिसमें साल भर में एक बार डोप टेस्ट जो है वो कराया ही जाएगा। इसके अंतर्गत अगर पायलट साल भर के दौरान कहीं नशा करता हुआ पाया गया और उसके ब्लड में या फिर यूरिन में नशे के पार्ट्स मिले तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी जा सकती है और उसको सज़ा मिल सकती है। इसको देखते हुए लगातार मंत्रालय कोशिश कर रहा है ताकि आम जनता की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। स्वाइन फ्लू के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चाहे आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, मरीजों का लोड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सिम्टम्स नॉर्मल हैं। ज़्यादातर केसेस में एडमिट नहीं करना पड़ रहा है। इस वक्त हम RML हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर भी आप देखिए तो सुबह से लेकर शाम तक मरीजों का तांता लगा रहता है। लेकिन ज़्यादातर मरीज जो हैं वो इस तरह के हैं जो कि सामान्य लक्षणों को लेकर आते हैं, उनको डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने घर लौट जा रहे हैं। जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं या जिनको कई तरह की पहले से बीमारियाँ हैं, उनको दिक्कतें हो रही हैं, उनको एडमिट करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस वक्त जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी स्वाइन फ्लू का पिक नहीं आया है। ये बात सही है कि इस बारी हमें कुछ ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं और ऐसा समझा जा रहा है अभी जितनी भी इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई है कि ये एक कॉम्बिनेशन है ड्यू टू क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जो क्लाइमेट का है, जो मौसम है, मौसम इस बारी थोड़ा सा लंबा जिस तरह का चल रहा है और जैसा हम जानते हैं कि ICMR ने कहा है कि ये कोई नया स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन वही है और इनफैक्ट हमें यही मानना चाहिए कि ये सीजनल फ्लू है। और हाँ, थोड़े ज़्यादा केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं और यही माना जा रहा है कि मौसम की वजह से क्या होता है कि इसको सिम्टम्स के बेसिस पे हम एक कंडीशन होती है, हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। सो ये जो सारी बीमारियां हैं ये इन्फ्लुएंजा जैसे ही प्रेजेंट करती हैं। तो इसमें पेशेंट बुखार, सर दर्द, गला खराब, ज़ुकाम इनके साथ आता है। कभी कभी साथ में पेट में दर्द हो सकता है, थोड़ा बहुत दस्त हो सकते हैं। आमतौर पे ये लक्षण के साथ मरीज़ आता है। इस इन्फ्लुएंजा में हमें सिर दर्द और तेज़ बुखार देखने को मिलता है, बॉडी एक मिलता है, बदन में दर्द मिलता है। इसी के साथ ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं। बड़े आराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, दिल्ली। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में संगठन विस्तार और पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटी हुई है, जिसके लिए आए दिन बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज पंजाब राज्य की समीक्षा बैठक बुलाई गई। पार्टी के जो तमाम बड़े और वरिष्ठ पदाधिकारी थे वो इस बैठक में शामिल हुए। दरअसल आज की बैठक पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें यह तय किया गया कि अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के पुराने और कर्मठ नेताओं को टिकट दिया जाएगा। इस बैठक में इस बात का भी ऐलान किया गया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की तरह पंजाब में भी बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर, यानी कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसके पीछे बहुजन समाज पार्टी का तर्क ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने जब भी किसी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी को घाटा हुआ, चाहे सीटों की घाटे की बात करें या फिर वोट शेयर की बात करें। जाहिर सी बात है कि अगले साल होने वाले, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर पंजाब राज्य की बात करें, इन तीनों राज्यों में बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट
दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से मैदान में है। ग्रेटर नोएडा के जेवर विधानसभा सीट पर आज आकाश आनंद द्वारा एक जनसभा को संबोधित किया गया। यहाँ पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर मंच से निशाना साधते हुए आकाश आनंद नजर आए और सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की अपील करते हुए नजर आए। साथ ही महंगाई का मुद्दा भी छिड़ा। जिस तरीके से चीनी के दाम या पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की बात है, उन तमाम मुद्दों को लेकर मंच से सीधे तौर पर सभा को संबोधित करते हुए आकाश आनंद नजर आए। और आने वाले दिनों में कई और जो सीटें हैं उन पर इसी तरीके की जनसभा देखी जाएगी, क्योंकि ये गृह जनपद है बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, तो इस जनसभा को काफ़ी अहम माना जा रहा था। और जेवर इलाके की अगर बात की जाए तो यहाँ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुके हैं। इस जनसभा की बात की जाए तो इलाके के काफ़ी लोगों की भीड़ जनसभा में उमड़ती हुई नजर आई। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। योगी सरकार के आज के कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण भी रही और अगर कहें तो बेहद उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लोकप्रिय वाली भी ये कैबिनेट बैठक कही जा सकती है। आज 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अहिल्या देवी मातृशक्ति योजना। इसके तहत उत्तर प्रदेश की सभी वो महिलाएं, बहनें जो कि 60 साल से ऊपर या 60 साल की हैं, उन सभी लोगों को प्रदेश में बस की सेवा मुफ्त मिलेगी। 2011 के अगर जनगणना को लेकर के हम बात करते हैं तो लगभग 81 लाख ऐसे लाभार्थी साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम उसके बाद की जनगणना को ले लगभग ये 1 करोड़ से ज़्यादा का है। और इस योजना के साथ साथ बसों को भी लेकर के लगभग 250 ऐसी बसें हैं जो कि परिवहन विभाग खरीद रहा है। तो परिवहन विभाग की तरफ से एक बड़ा उपहार उत्तर प्रदेश के खास तौर पर महिलाओं के लिए। दूसरी बात अगर हम करें तो वो मेडिकल इंटर्न्स जो हाल फिलहाल में ही धरना और आंदोलन कर रहे थे, उनके 12,000 का जो इंटर्नशिप था उसे 25,000 कर दिया गया है। वो भी अपने आप में एक बड़ा फैसला है। और अगर JPNIC की बात करें तो उसमें भी साझेदार MOU एक साइन होगा और कैबिनेट से आज उसकी भी मुहर लग गई है कि एक प्राइवेट ग्रुप के साथ JPNIC को भी आगे विकसित किया जाएगा। और जिस तरीके से आज का कैबिनेट रहा है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कई ऐसे उपहार लेके आ रहा है जो इस बात को भी दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव में रहते हुए उत्तर प्रदेश सरकार आम आदमी और आम जनता के लिए लगातार प्रयासरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। धामी कैबिनेट की बैठक में यूं तो 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव एक कोल आवंटन ब्लॉक का था और एक कोल पावर प्लांट का था। यानी पिछले साल भारत सरकार ने उत्तराखंड सरकार को छत्तीसगढ़ में एक कोल ब्लॉक आवंटित किया था। उसके तहत उत्तराखंड सरकार को वहाँ पर एक कोल पावर प्लांट लगाना था जिससे बिजली का उत्पादन करना था। लेकिन चूंकि यहाँ से दूरी बहुत थी और इसके अलावा खर्चा बहुत आ रहा था और यहाँ कोयला ला नहीं सकते थे एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से, और इसीलिए वहाँ पर एक प्लांट लगाया जाना था जिससे अपने लिए बिजली का उत्पादन करना था। इसी के साथ ही चूँकि इसमें देरी हुई और सरकार इस खर्च से बचना चाह रही थी तो इसके लिए बिड की गई। तो छत्तीसगढ़ में लगने वाला कोल पावर प्लांट जो उत्तराखंड सरकार को लगाना था वो अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। अडानी ग्रुप उसको वहाँ पर एस्टेब्लिश करेगा और इसके साथ ही जो एक दर तय की गई है कि 5 रुपये 74 पैसे प्रति यूनिट 2029 से अगले 25 साल तक उत्तराखंड को बिजली देगा। तो ये एक बड़ा फैसला हुआ है। इसके अलावा सहकारिता, कार्मिक विभाग और परिवहन विभाग की नियमावलियों में संशोधन किए गए हैं और CNG वाहन को मिलने वाले सेस छूट में को भी खत्म करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड चिकित्सा परिवार कल्याण की नियमावली, स्वास्थ्य विभाग में जो एक खरीद होती है उसकी नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया है। और जो NCBC है यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, तो उसको भी हरिद्वार में ज़मीन देने को मंजूरी दे दी गई। कारागार विभाग की नियमावली को संशोधित करने की अनुमति मिली है और गृह विभाग के तहत लोकायुक्त की जो नियमावली है उसमें भी संशोधन किया गया है। इसी के तहत अलग अलग जैसे रिस्पना नदी के किनारे 8 बंगला के आवास के लिए तैयार किए गए हैं जो 10% जो गरीब लोग हैं, जो 10% गरीब लोग हैं उनको आवंटित किए जाएंगे। तो इसी तरह से ओपनल के जो कार्मिक थे जिनको समान कार्य समान वेतन मिलना था उनको चरणबद्ध तरीके से वेतन दिए जाने की अनुमति भी कैबिनेट ने दे दी। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें बच्ची के द्वारा कहा गया था कि हिजाब पहन के स्कूल में प्रवेश की इजाजत दी जाए, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। छात्रा की तरफ से हवाला दिया गया था कि इससे पहले भी वो हिजाब पहन करके स्कूल जाती रही है, जिस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पहले हो सकता है कोई भी रीजन रहा हो जिस कारण से नहीं रोका गया, मगर स्कूल जो है वह समानता का प्रतीक है और स्कूल की जो ड्रेस है, वेशभूषा है, उस पे ही बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई किसी एक धर्म की बात नहीं है, वहां पर सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, बच्ची की तरफ से इसमें यह भी कहा गया कि इससे पहले वह हिजाब पहन करके स्कूल जाती थी, मगर हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई कि उस बच्ची के साथ और भी जो उसके धर्म की लड़कियां खड़ी हैं वह बिना हिजाब के हैं, जिसको लेकर के यह टिप्पणी के बाद में हाईकोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज कर दिया गया। ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब से हमने यही दलील रखी कि साहब जब ये अगर स्कूल ड्रेस कोड फॉलो कर रहे थे तो क्लास 6 to 10 तक आपने परमिट क्यों किया, और अगर आपने क्लास 6 to 10 तक परमिट किया है तो नेक्स्ट 2 ईयर और हैं 11-12 उसमें उसको परमिशन दें, वो उसी तरह से आए। बट चूँकि यहाँ पर और भी ड्रेस कोड के लेके हवाले दिए गए और ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब ने जो डिसीज़न दिया उसमें ये दिया कि भाई एक शिक्षा संस्थान है, एजुकेशन में सभी बच्चे बराबर होते हैं, सभी के लिए एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, तो उसी के आधार पर इसको डिसमिस किया गया। पूरा मामला प्रयागराज के एक प्रसिद्ध स्कूल का है जिस पर यह याचिका दाखिल की गई थी। प्रयागराज से नीतीश सोनी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अवनीश सक्सेना की अदालत में सुनवाई हुई, जहां मुस्लिम पक्ष के पक्षकार, अधिवक्ता और हिंदू पक्षकार भी मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया गया और कहा गया कि जो हिंदू पक्षकारों का दावा है इन केसों को तत्काल प्रभाव से खारिज कर देना चाहिए। उन्होंने आस्था का विषय बताते हुए एक नियमानुसार एक प्रार्थना पत्र कोर्ट में लगाया है। अब कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 18 सितंबर का वक्त दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई हुई और जिसमें के जस्टिस अवनीश सक्सेना की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें विशेष रूप से सभी हिंदू पक्षकार उपस्थित थे और माननीय न्यायालय के द्वारा सभी हिंदू पक्षकारों को ये निर्देश दिए गए कि जितने भी प्रार्थना पत्रों के संशोधन उनके जवाब दाखिल कर दिए जाए, उनके जवाब दाखिल किए जाने हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो लोक अदालत का मामला है और जो प्रतिवाद का उसका भी सुनवाई होनी, इस कारण माननीय न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा इसमें अग्रिम तारीख 18 सितंबर लगाई। अब 18 सितंबर को 2 बजे इसमें सुनवाई। इधर सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधिवाद को लेकर भी मामला अभी विचाराधीन है। साथ ही जो लोक अदालत के लिए आदेशित किया गया था कि इस पूरे मामले को लोक अदालत में निपटा लिया जाए, लेकिन लोक अदालत में भी इस पूरे मामले की जो वार्ता थी वो पूरी तरह विफल रही। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर आने वाली तारीख में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या सुनवाई होती है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। विभिन्न मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर पिछले 4 घंटे से छात्र उतरे हुए हैं और पटना के डाक बंगला चौराहे पर छात्रों को बैरिकेडिंग के द्वारा रोका गया था। लगभग 2 घंटे तक ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट किए और उसके बाद जब बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस के द्वारा हल्की लाठीचार्ज की गई थी। कुछ छात्रों को जो अभ्यर्थी थे उनको हिरासत में लिया गया और अब देख सकते हैं कि पुलिस पूरी व्यवस्था से यहाँ पर मुस्तैद होकर के खड़ी है। टीयर गैस के गोले के साथ जो बिहार पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं ताकि प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएँ। और दूसरी बात है कि बिहार पुलिस के जवानों के अलावे सीआरपीएफ के जवानों को भी यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि पिछले 4 घंटे से जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी छात्र थे वो चाहे वो पटना के जेपी गोलंबर पर हिंसक रूप से उन्होंने प्रदर्शन किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, पटना के डाक बंगला चौराहा पर आकर के वो हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के साथ उनकी झड़प हो रही थी और
अब जिस तरीके से पुलिस ने उन पर हल्का बल प्रयोग करते हुए पीछे धकेला है और पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन इस बात को जुटी हुई है कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो यहाँ से आगे नहीं जुट पाएँ, आगे नहीं बढ़ पाएँ। और यही कारण है कि अब देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में बिहार पुलिस के और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो डाक बंगला चौराहे से आगे छात्रों को ले जाने में कामयाब हुए हैं। कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है और पूरी तैयारी के साथ जो छात्रों का आंदोलन है, जो छात्र आज राजभवन मार्च पर निकले थे, उनको इनको लेकर के जा रहे हैं। वीरजन सत्येंद्र के साथ आदित्य जान, पटना। कोलकाता हाईकोर्ट से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। तीनों मामले में अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिली है। कोलकाता की भवानीपुर थाना और साउथ 24 परगनास की कालीतला और बिष्णुपुर थाने में सांसद के खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर में हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है। ये प्रोटेक्शन 30 नवंबर तक जारी रहेगा। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि इन मामलों में अभिषेक बनर्जी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। तीनों एफआईआर पर प्रोटेक्शन के बावजूद अभिषेक को जांच में सहयोग करना होगा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच एजेंसी के बुलाने पर अभिषेक को पेश होना होगा। इसके लिए उन्हें अर्थात अभिषेक बनर्जी को 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। अगर अभिषेक जांच में सहयोग नहीं करता है तो राज्य सरकार कोर्ट की ध्यान इस बात की ओर दिला सकती है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की बेंच ने यह भी कहा है कि कोर्ट की अनुमति के बिना अभिषेक बनर्जी विदेश नहीं जा सकते। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए आदित्य घोष, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे और उनकी टीम का एक्शन लगातार जारी है। इस बार गाज गिरा है मुंबई के नामी एमसीए क्लब पर। इस वक्त हम एमसीए क्लब के बाहर ही मौजूद हैं। एमसीए यानी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। ये जो क्लब है, यहाँ पर कई सारे अंदर रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे शहर के नामी गिनामी लोग जो हैं वो इस क्लब के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी लंबे वक्त से इस क्लब के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज़, कई सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो इस क्लब के मेंबर्स हैं। और 20 तारीख को एफडीए की टीम यहाँ पर पहुँचती है और पाती है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर बहुत सारी लापरवाही की जा रही थी। एफडीए की टीम ने अंदर 4 जो रेस्टोरेंट्स थे उनके एफएसएसआई लाइसेंस जो है वो सस्पेंड कर दिए, जबकि एक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सस्पेंड कर दिया गया। आपको जानकारी दे दूं कि एफडीए की टीम जब यहाँ पर पहुँची तो उन्होंने पाया कि किचन इक्विपमेंट्स में सफाई की कमी थी। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन और टेम्परेचर कंट्रोल की भी खामियां पाई गई। साथ ही फूड ऑयल की नियमित जांच नहीं हो रही थी। फूड ग्रेड पैकेजिंग सर्टिफिकेट्स का भी अभाव यहाँ पर दिखाई दिया। साथ ही रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल किया जा रहा था वहाँ पर स्टोरेज में जो है वो उसकी दिक्कत जो है वो सामने आई। तो इस तरह से ऐसे क्लब जहाँ पर शहर के, राज्य के बड़े बड़े लोग खाना खाने आते हैं, बड़े बड़े नामचीन सेलिब्रिटीज़ और हस्तियाँ जो है वो यहाँ पर समय बिताते हैं, और ऐसे क्लब में इस तरह की खामियाँ मिलना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि क्या एफडीए की रेड से पहले ये तमाम सेलिब्रिटीज़ जो यहाँ पर आ रहे थे वो इसी तरह का अनहाइजीनिक खाना यहाँ पर खा रहे थे। फिलहाल एफडीए ने यहाँ पर एक्शन लिया है। जहाँ पर खामियां पाई गई उनके जो लाइसेंस हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो मेंबर्स आ रहे हैं, जो गेस्ट आ रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। फिलहाल जो रेस्टोरेंट्स एरिया है उसे बंद कर दिया गया है, लेकिन जो स्पोर्ट्स एरिया है जहाँ पर जो लोग हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, जो बच्चे हैं वो सीखने जाते हैं, वो एरिया जो है वो अभी भी खुला हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ के मेंबर्स हैं और यहाँ पर खाना खाने आना चाहते हैं तो फिलहाल जो रेस्टोरेंट्स पार्ट है उसे बंद कर दिया गया है।